क्या पढ़ रहे थे? जिला प्रशासन पढ़ रहे थे हम। और जिला प्रशासन में जिले के बारे में, संभाग के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले कि संभागीय व्यवस्था 30 मार्च 1949 को जब राजस्थान बना, राजस्थान बनने के बाद में राजस्थान में 5 संभाग थे। कितने संभाग थे? 5। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर, ये 5 संभाग थे। इन 5 संभाग के साथ में राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था शुरू होती है। लेकिन 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया के काल में संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, जिसको पुनः जीवित किया गया था या पुनः शुरू किया गया था हरिदेव जोशी की सरकार में वर्ष 1987 में। और एक संभाग और बढ़ाया गया। संभाग कितने हो गए? 6 हो गए। कितने संभाग हो गए थे? तो नया संभाग कौन सा बनाया था? अजमेर को नया संभाग बनाया गया था। और अभी 4 अगस्त 2023 को 3 और संभाग बनाए गए, पाली, बांसवाड़ा और सीकर को। यानी वर्तमान में संभागों की कुल संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई थी। ठीक है। इसके बाद में हमने जिलों के बारे में पढ़ा था कि 1 नवंबर 1956 को अजमेर को 26वां जिला बनाया गया था। इसके बाद में क्रमशः 27वां जिला धौलपुर बना। 28, 29 और 30 एक साथ बने थे। 12 दौसा और राजसमंद को 1991 में 28, 29 और 30वां जिला बनाया गया। 31वां जिला बनाया गया था हनुमानगढ़ को 12 जुलाई 1994 और 19 जुलाई 1997 को जिला बनाया गया था करौली को 32वां जिला। इसके बाद 33वां जिला बनाया गया प्रतापगढ़ को 26 जनवरी 2008 को बनाया गया था। और फिर आपके वर्तमान में 4 अगस्त 2023 को रामलू भैया कमेटी की सिफारिश पर राजस्थान में 19 नए जिले बनाए गए। यानी वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है? 50। ठीक है। तो आज हम जिला प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। कल हम उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से जो राज्य है उस राज्य को बांटा गया संभाग में, संभाग को जिलों में, जिले को बांटा गया किसमें? उपखंड में, उपखंड को तहसीलों में, तहसील को उप तहसील में, उप तहसील को पटवार सर्किल में बांटा गया है। राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। जबकि संभाग स्तर पर कौन होता है? संभागीय आयुक्त होता है। उसके बाद में जिला स्तर पर जिला कलेक्टर होता है। फिर आपके उपखंड स्तर पर उपखंड अधिकारी यानी एसडीएम होता है। और तहसील स्तर पर तहसीलदार होता है। और उप तहसील पर नायब तहसीलदार। उसके बाद में सबसे नीचे पटवार सर्किल पर आपके पटवारी होता है। जिले के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहला प्रमुख अधिकारी कौन है? जिला कलेक्टर। कौन है? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जिला कलेक्टर के बारे में। जिला कलेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो जिला कलेक्टर कौन होता है? जिला कलेक्टर जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक व जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक, कार्यकारी तथा राजस्व अधिकारी होता है। राजस्व अधिकारी होता है। ठीक है। जिले का सबसे बड़ा क्या होता है? जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक, कार्यकारी व राजस्व अधिकारी होता है। इसे जिला मजिस्ट्रेट व जिलाधीश भी कहा जाता है। जिलाधीश भी कहा जाता है। जिला मजिस्ट्रेट व जिलाधीश भी कहा जाता है। यह भारतीय प्रशासनिक सेवा का
प्रशासनिक सेवा का, भारतीय प्रशासनिक सेवा को क्या बोलते हैं? IAS। भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है, भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। यह जिले का आँख, नाक नहीं होता है, कान होता है। आँख, कान व हाथ होता है। आँख, कान व हाथ होता है। राज्य स्तर पर इसका प्रथम उच्च अधिकारी कौन होता है? बताया था कल। राज्य स्तर पर इसका प्रथम उच्च अधिकारी कौन होता है? संभागीय आयुक्त होता है। संभागीय आयुक्त होता है। भारत में जिला कलेक्टर पद का सृजन कब किया गया? 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया। वारेन हेस्टिंग्स 1772 में भारत के गवर्नर जनरल थे। बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, और 1772 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा जिला कलेक्टर पद का सृजन किया गया। भारत में जिला कलेक्टर पद का सृजन कब किया गया? वर्ष 1700 क्या हुआ? पीछे खड़े हैं ना, उनके बोलिए आप। सारा काम सरकारी होता है क्या? ऐसे चालू करवा दो, टीवी चालू करवा दो, इतना भी कॉमन सेंस नहीं है आप में। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा जिला कलेक्टर पद का सृजन किया गया 1772 में, और प्रथम जिला कलेक्टर बनाया गया था। प्रथम जिला कलेक्टर किसको बनाया गया था? सेल्फ सेल्डन को कलकत्ता का जिला कलेक्टर बनाया गया था, क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स जो है उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे 1772 में, और अंग्रेजों का अधिकार उस समय बंगाल पर ही था। वैसे तो इसकी 3 प्रेसिडेंसियां थी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, लेकिन मुख्य रूप से अंग्रेजों का जो सेंटर था वो कौन था? वो बंगाल था। और बंगाल के अंदर ही भारत का गवर्नर जनरल, जिसको हम बंगाल का गवर्नर जनरल भी बोलते थे, वो बैठता था। 1772 ईस्वी में वहाँ पर भू राजस्व की वसूली करने के लिए कलेक्टर पद का सृजन किया गया था। कब किया गया? 1772 में। किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। और किसको बनाया गया फर्स्ट जिला कलेक्टर? सेल्फ सेल्डन को बनाया गया था। ठीक है, तो शुरुआत में जो जिला कलेक्टर है, उस जिला कलेक्टर को भू राजस्व की वसूली का अधिकार दिया गया था। तो ये जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक, कार्यकारी और राजस्व अधिकारी होता है। आपसे पूछा जाए कि जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी, या जिले का सबसे बड़ा कार्यकारी अधिकारी, या जिले का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी कौन होता है? रेवेन्यू इंस्पेक्टर कौन होता है? रेवेन्यू ऑफिसर, वो जिला कलेक्टर होता है। इसको और किस नाम से जानते हैं हम? जिला मजिस्ट्रेट और जिलाधीश के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये किस सेवा का अधिकारी होता है? ये भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। ठीक है, इसके अलावा इसको हम कहते हैं जिले की आँख, कान व हाथ। आँख का मतलब होता है जिले में जो भी गतिविधियां होती है उन सब पर ये नज़र रखता है। कान का मतलब होता है जिले की जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को सुनता है। और हाथ का मतलब होता है जिले की समस्याओं का समाधान करता है। तो आँख, कान और हाथ कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है। राज्य स्तर पर इसका प्रथम जो उच्च अधिकारी होता है वो कौन होता है? वो संभागीय आयुक्त होता है। और भारत में ये जिला कलेक्टर का पद है, ये सृजित कब किया गया?
सन 1772 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा इस पद का सृजन किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख बातें जिला कलेक्टर के बारे में, सामान्य जानकारियाँ। वैसे तो ये जो टॉपिक है जिला प्रशासन वाला, ये पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है। इसमें जो कुछ फैक्ट्स है, हालांकि वो सभी को पता होते हैं, और इसमें से अगर कोई प्रश्न आ जाए तो आप कोई भी इसमें गलत नहीं करोगे। भाई कोई भी आपसे पूछे कि जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, तो आप सभी बता पाएंगे कि जिला कलेक्टर होता है। ठीक है, सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है जिले में, तो वो एसपी होता है। यह सामान्य जानकारी सभी को होती है, नहीं होती है क्या? लेकिन कुछ लोगों को नहीं होती है। कुछ को यही नहीं पता होता है कि विधानसभा कहाँ है और राज्यसभा कहाँ है, तो उनके लिए फिर एसपी और कलेक्टर बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन फिर भी जो है कलेक्टर और एसपी के बारे में हम सभी सामान्य रूप से जानते हैं। ये यहाँ तक लिख लिया। इसके बाद पढ़ेंगे जिला कलेक्टर के कार्य और शक्तियाँ क्या क्या होती है। लिख लिया होगा। अगली अपन हेडिंग लगाएंगे इसमें, जिला कलेक्टर के कार्य। जिला कलेक्टर के कार्य। जिला कलेक्टर के कार्य। अब जिला कलेक्टर क्या काम करता है? तो ऐसे तो इसके असंख्य कार्य हैं, सब कार्य को हम इस यहाँ पर लिख भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी इसके जो महत्वपूर्ण कार्य है, जैसे नंबर 1 तो बाहर से कोई भी अधिकारी आता है, जैसे कि मान लीजिए कि मुख्यमंत्री आ रहा है या कोई सरकार का मंत्री आ रहा है या प्रधानमंत्री उस जिले में आ रहा है, तो उन सभी को प्रोटोकॉल उपलब्ध करवाना एक प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में किसका कार्य होता है? जिला कलेक्टर का कार्य होता है। तो यह जिले में प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में कार्य करता है। क्या होता है प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल का मतलब होता है कोई भी अधिकारी आएगा, वो कहाँ पर तो उतरेगा, उसका हेलीकॉप्टर कहाँ लैंड होगा, उसके बाद में उतरने के बाद में सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, ठीक है, जाने के बाद उसकी रैली कितने बजे होगी, भाषण कितने बजे देगा, वापस कितने बजे निकलेगा। कहने का मतलब है कि उसका जो कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम को यथावत रूप से और विधिवत रूप से समय पर संचालित करने का काम किसका होता है? जिला कलेक्टर का होता है। साथ ही उस जिले में उसको सुरक्षा प्रदान करना, किसी भी प्रकार की दुर्घटना नहीं हो, यह सुनिश्चित करना, यह कार्य भी किसका होता है? जिला कलेक्टर का होता है। तो यह जिले का प्रमुख प्रोटोकॉल अधिकारी भी होता है, तो जिले के प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा जब जिले में चुनाव होते हैं लोकसभा के और विधानसभा के, तो यह मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में भी कार्य करता है। जिले के अंदर चुनाव होगा, तो चुनाव के अंदर चुनाव किस प्रकार से होगा, उसको शांतिपूर्ण तरीके से जो है संचालित करवाना, वोटिंग करवाना, मतगणना करवाना, ये सब काम किसका होता है? जिला कलेक्टर का होता है। हालांकि पूरी टीम होती है इसके पीछे, लेकिन प्रमुख के रूप में कौन कार्य करता है? कलेक्टर कार्य करता है। इसके अलावा जिला कलेक्टर जो होता है वो प्रमुख जनगणना अधिकारी भी होता है। जिले में जो सेंसस होता है, जो जनगणना होती है, उस जनगणना के कार्य को भी ठीक तरीके से करवाना, सुनिश्चित करवाना, ये काम भी किसका होता है? कलेक्टर का होता है। तो मैं एक लाइन में इसको लिख सकता हूँ, यह जिले में मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी, मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी, मुख्य जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी तथा मुख्य जनगणना अधिकारी के रूप में कार्य करता है। जनगणना अधिकारी के रूप में कार्य करता है। अधिकारी के रूप में कार्य करता है। 3 काम हमने एक साथ लिखे। जिले में मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में कार्य करता है,
जिले में मुख्य जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करता है, साथ ही जिले में मुख्य जनगणना अधिकारी के रूप में भी कार्य करता है। इसके अलावा ये क्या कार्य करता है? इसका मुख्य कार्य होता है जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना। जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखता है और यदि कहीं पर शांति व्यवस्था नहीं होती है, दंगे भड़कने की संभावना होती है, हिंसा होने की संभावना होती है, ऐसी कंडीशन में जिले के अंदर धारा 144 को लागू करना। कौन सी धारा को? धारा 144 लागू करना। जब कभी भी कलेक्टर को लगता है कि यहाँ पर हिंसा भड़क सकती है, शांति व्यवस्था यहाँ पर भंग हो सकती है, ऐसी कंडीशन में धारा 144 का प्रयोग किया जाता है। ये धारा क्या होती है? इस धारा के तहत कोई भी 4 व्यक्ति एक साथ खड़े नहीं रह सकते। ठीक है, कोई भी 4 व्यक्ति ग्रुप में एक साथ खड़े होकर के या नहीं तो बाहर निकल सकते हैं और न ही कहीं पर खड़े होकर के चर्चा कर सकते हैं। आप सभी ने देखा होगा कभी ना कभी इस धारा को लागू होते हुए, देखा है क्या? कोरोना में तो धारा 144 नहीं थी, उसमें तो अकेले व्यक्ति भी बाहर नहीं निकल सकता था। इसमें अकेला तो बाहर निकल सकता है, कोरोना वाली धारा अलग ही है। ठीक है, कोरोना के अंदर तो आप घर से बाहर झांक भी नहीं सकते थे, वो परिस्थितियाँ अलग ही थी। उसको बोलते हैं मार्शल लॉ। क्या बोलते हैं? यानी भारत के अंदर पुलिस क्या कर सकती है, इसकी अगर शक्ति और ताकत देखनी हो तो फिर कोरोना में देखना चाहिए। यानी यदि पुलिस चाहे तो भारत के अंदर एक पत्ता भी नहीं हिलने दे। ठीक है, ऐसी परिस्थितियाँ बना दी गई थी कि आप घर से बाहर कदम भी नहीं रख सकते। कदम रखने से पहले भी इधर उधर देखना पड़ता है कि कोई आ नहीं रहा है, और कोई गलती से चला गया और यदि पुलिस के धक्के चढ़ गया तो बाद में उसकी जो कहानी है वो सुनने वाली होती है। ठीक है, तो जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखता है तथा हिंसा की स्थिति में धारा 144 लागू करता है। धारा 144 लागू करता है। तो जिले में धारा 144 लागू करने का अधिकार किसके पास होता है? कलेक्टर के पास होता है। हालांकि उपखंड अधिकारी भी कर सकता है, लेकिन उपखंड अधिकारी इस बारे में जिला कलेक्टर से परमिशन लेता है पहले। इससे परमिशन लेने के बाद ही अपने क्षेत्र में धारा 144 लगा सकता है। ठीक है, तो प्रमुख रूप से धारा 144 लगाने का अधिकार किसके पास है? जिला कलेक्टर के पास है, और किसी के पास नहीं है। बाकी जितने भी अधीनस्थ अधिकारी है वो अगर वहाँ पर अपने क्षेत्र में हिंसा को रोकने के लिए इस धारा का प्रयोग करते हैं तो करने से पहले उनको जिला कलेक्टर की परमिशनें लेनी पड़ती है। तो ये प्रमुख कार्य है। इसके अलावा और क्या कार्य होता है? तो जिले में भू राजस्व का निर्धारण करता है तथा उसका कलेक्शन करता है। कलेक्शन को क्या बोलेंगे? एकत्रण। सही शब्द है क्या? एकत्रण करना या संग्रहित करना तथा भू राजस्व संग्रहित करता है। भू राजस्व संग्रहित करता है। तो भू राजस्व का निर्धारण कौन करता है? कि डिस्ट्रिक्ट में जो भूमि है वहाँ से कितना रेवेन्यू मिलना चाहिए, उसका डिसीजन कौन करेगा? कलेक्टर। और उसका कलेक्शन भी कौन करेगा? कलेक्टर का मुख्य काम तो यही है, इसलिए इसका नाम क्या है? कलेक्टर है। कलेक्ट करने वाला, भू राजस्व कलेक्ट करने वाला जो अधिकारी है उसको क्या बोलते हैं? कलेक्टर बोलते हैं। मुख्य रूप से उसका काम यही है। तो भू राजस्व का निर्धारण करना और भू राजस्व संग्रहित करता है। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण करता है। जिले में भूमि अधिग्रहण करता है। सरकार की योजनाओं को संचालित करने के लिए यदि कहीं पर आवश्यकता होती है कि किसी भूमि को अधिग्रहित करना है। अधिग्रहित का मतलब क्या होता है? सरकार के कब्जे में लेना। कोई अनावश्यक भूमि है
जिसका कोई धनी दोरी नहीं है, वो एक समय के पश्चात आपने देखा होगा कि सरकार के खाते में चली जाती है। वह भूमि अधिग्रहित कौन करता है? वो जिले का कलेक्टर करता है। तो भूमि का अधिग्रहण करना, या फिर मान लीजिए कि कहीं से रेलवे निकल रहा है या फिर कहीं पर सरकारी कोई जो है आवास बनने वाला है, ऐसे क्षेत्र में उस भूमि को अधिग्रहित करने का कार्य कौन करता है? सरकार के खाते में लाने का कार्य कौन करता है? ये जिला कलेक्टर करता है, जिले में भूमि अधिग्रहण का कार्य करता है। इसके अलावा जिले में जिले में आपदा राहत अधिकारी के रूप में कार्य करता है। आपदा राहत अधिकारी के रूप में कार्य करता है। जिले में यदि कोई आपदा आ जाती है, जैसे कि बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, ठीक है, सूखा पड़ गया जिले के अंदर, ऐसी कंडीशन में आपदा राहत अधिकारी के रूप में भी ये कार्य करता है। शस्त्र, जितने भी शस्त्र होते हैं, जैसे बंदूक है, हथियार है, उन सबको लाइसेंस कौन जारी करता है? कलेक्टर जारी करता है। शस्त्र है, इसके अलावा आपके विस्फोटक पदार्थ है। विस्फोटक पदार्थ क्या होते हैं? हाँ, अरे सब बम नहीं होते हैं, पटाखे नहीं होते क्या? पटाखे होते हैं, दीपावली पटाखे जलाते हो आप लोग, तो वो जो पटाखे होते हैं उन पटाखों का लाइसेंस भी कौन जारी करता है? जिला कलेक्टर जारी करता है। विस्फोटक पदार्थ आदि को, या जो मादक पदार्थ होते हैं, शराब आदि, आदि का लाइसेंस जारी करता है। आदि का लाइसेंस जारी करता है। तो यदि आपको मान लीजिए हथियार की आवश्यकता है कि आपको बंदूक लेनी है, तो बंदूक लेने के लिए आपको लाइसेंस कौन जारी करेगा? आपको कलेक्टर साहब के पास जाना पड़ेगा कि कलेक्टर साहब मुझे बंदूक की आवश्यकता है। तो पहले तो पूछेगा किस लिए चाहिए आपको बंदूक, तो या तो आप सही बता दोगे कि 2-4 को सलटाना है, ठीक है, 2-4 को सलटाना है, तो ऐसी कंडीशन में तो आपको वो हाथों हाथ लाइसेंस जारी कर देगा, ठीक है। और यदि आपकी सुरक्षा को खतरा है, आप अपनी आत्म सुरक्षा में बंदूक रखना चाहते हो, ऐसी कंडीशन में उन परिस्थितियों को देखा जाएगा, क्या वास्तव में आपकी जान को खतरा है, या क्या वास्तव में आपकी जो जान है वो इतनी महत्वपूर्ण है कि उसकी सुरक्षा की जानी चाहिए। ऐसी कंडीशन में वो आपको बंदूक का लाइसेंस जारी करता है। वरना कलेक्टर को भी पता चल जाए कि वैसे भी इस व्यक्ति को किसी को मार करके कोई लाभ नहीं होने वाला, धरती पे वैसे ही बोझ बना हुआ है, तो लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ, मादक पदार्थ आदि का लाइसेंस जारी किया जाता है। ऐसे आपने एक चीज़ देखी होगी कि कभी भी हम पढ़ते हैं कि भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो उसके अंदर हमें उसकी सीमाएं पढ़ते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की मानहानि नहीं कर सकता, ठीक है। यानी उसकी भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से किसी के मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, किसी का ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए। और यदि किसी के बोलने से किसी व्यक्ति के, सामने वाले व्यक्ति की मानहानि होती है, तो ऐसी कंडीशन में वह व्यक्ति कोर्ट में मानहानि का दावा पेश कर सकता है कि इस व्यक्ति ने भरे दरबार में सब लोगों के बीच में मेरी इंसल्ट की है, मेरी बेइज्जती की है, और मेरी जो इज्जत है वो, मेरी इज्जत कितने रुपए की है? 1 करोड़ रुपए की है। कितने रुपए की है? तो मुझे इस व्यक्ति से 1 करोड़ रुपए दिलवाए जाए, तब जाकर के मेरी जो इज्जत है मेरे पास वापस लौटेगी। इसने बेइज्जती कर दी मेरी, ठीक है। जैसे आपने केस सुना होगा कि अरविंद केजरीवाल ने अरुण जेटली के ऊपर आरोप लगाए थे कि इन्होंने करप्शन वगैरह किया है, तो बाद में अरुण जेटली ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर मानहानि का दावा लगाया, मानहानि का दावा किया, क्योंकि अरुण जेटली स्वयं वकील थे। अब तो इस दुनिया में नहीं रहे, उस समय फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर मानहानि का दावा किया और उन्होंने भगवान जाने कितने रुपए भरे थे उसके अंदर। तो वास्तव में उनकी तो मानहानि मान उतना ही रहा होगा। तो बाद में अरविंद केजरीवाल को फाइनली माफ़ी मांगनी पड़ी
कि मेरे पास इतने रुपये देने के लिए नहीं है, मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती हो गई कि मैंने आपके ऊपर आरोप लगाए। अब मान लीजिए आपके ऊपर किसी ने आरोप लगा दिए या आपकी इंसल्ट कर दी, आप कोर्ट चले गए कि मेरी मानहानि हुई है, तो मुझे इसे दिलाओ 1 करोड़ रुपए। कितने दिलाओ? 1 करोड़ रुपए। तो कोर्ट ऐसे नहीं है कि भाई आपको सीधे 1 करोड़ रुपये दिलवा देगा। कोर्ट पहले चेक करेगा कि आपकी वास्तव में जो आपका मान है, आपकी इज्जत 1 करोड़ की है या नहीं है। ठीक है, इसकी जांच कौन करेगा? कोर्ट करेगा कि आपकी जो इज्जत है वो 1 करोड़ की है कि 10 रुपये की है, तो उतने ही रुपये दिलवाए जाएंगे। आप सोच लो कि ऐसे चले जाओ कि इसने मेरी मानहानि कर दी, मेरी इंसल्ट कर दी है, मुझे रुपये दिलाओ इतने, तो सबको नहीं दिलवाए जाएंगे। किसको दिलाए जाएंगे? जिसकी वास्तव में इज्जत जो है वो उतनी होती है जितना उसने दावा किया है। तो यहाँ पर भी वही है, शस्त्र जो है सभी को जारी नहीं किया जाएगा, ऐसे व्यक्तियों को जारी किया जाएगा जिसको वास्तव में इसकी आवश्यकता है। तो शस्त्र विस्फोटक पदार्थ, मादक पदार्थ आदि का लाइसेंस जारी करता है। लिख लिया क्या ये? और क्या काम करता है कलेक्टर? हैं? प्रशासनिक अधिकारी के रूप में क्या काम करता है? चुनाव का तो मैंने लिखा ही दिया कि जिले का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, एक लाइन में समेट दिया सारा। जिले का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, इसका मतलब है कि जिले में चुनाव करवाता है। हाँ, इसके अलावा मैंने लिखा दिया कि जिले में जो जनगणना होती है, जनगणना भी यही करवाता है, और सभी अधिकारियों को, जितने भी बाहर से अधिकारी आते हैं उनको प्रोटोकॉल भी उपलब्ध करवाता है, यानी मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा जिले में जितने भी विकास के कार्य हैं, जिले में विकास के कार्यों को संपादित करता है तथा उन पर नज़र रखता है कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके अलावा जिले में जो कोषागार है, जिले में कोषागार का मतलब क्या होता है? जो ट्रेजरी होती है, इसको आप ट्रेजरी बोलते हो, जहाँ पर धन से संबंधित विभाग होता है। कोषागार तथा उप कोषागार का निरीक्षण करता है। कोषागार तथा उप कोषागार का निरीक्षण करता है। इसके अलावा जिले में किसी भी जेल को बोलते हैं कारागार। कारागार अलग होता है, कोषागार अलग होता है। ठीक है, कारागार का मतलब जेल है, कोषागार का मतलब वह विभाग जहाँ पर वित्त से संबंधित या लेखा से संबंधित लेन देन का कार्य होता है। जैसे आपकी जो सैलरी वगैरह बनती है, आप जब टीचर बन जाओगे तो आपकी सैलरी कहाँ से बनेगी? कोषागार से बनेगी। ठीक है, ट्रेजरी से बनती है। तो जिले में किसी भी जेल का निरीक्षण करना तथा कैदियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। जेल में जाके देखता है कि कैदियों के लिए जो व्यवस्था है वो सही ढंग से है या नहीं है। कहीं ऐसे तो नहीं है कि जो कैदी है वो जेल में सुरक्षित नहीं है, आपस में ही लड़ करके मर जाते हैं। नहीं देखा क्या आपने ऐसा? जेल के अंदर भी ऐसी स्थिति होती है। तो जेल के अंदर भी कैदियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का कार्य कौन करता है? वह कार्य भी आपके कलेक्टर करता है। और भी खूब सारे काम हैं, इसके जितने कार्य लिखे जाए उतने कम है। और क्या कार्य करता है जिला कलेक्टर? तो जिले में जो भूमि विवाद होते हैं, भूमि विवादों का निपटारा करता है। हालांकि मुख्य रूप से तो ये कार्य जो है वो एसडीएम का है, लेकिन कलेक्टर भी करता है, भूमि विवादों का निपटारा करता है। ठीक है, और भी जो भी आपको काम याद आए सारे कौन करता है? कलेक्टर ही करता है। इतने बहुत है।
लिख लिया? हट जाऊं क्या? अरे यहां खड़ा हूं तो भी आपको नहीं दिख रहा क्या? चलो अगला लिखो अपने उपखंड अधिकारी। जिसको आप एसडीओ बोलते हो या फिर एसडीएम भी बोलते हो, एसडीओ या एसडीएम। अभी उपखंड अधिकारी क्या होता है? यह राज्य प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। राज्य प्रशासनिक सेवा, जिसको आप क्या बोलते हो? आरएएस का अधिकारी होता है। तो सबसे टॉप रैंकर होते हैं आरएएस में, जिनकी रैंक सबसे अच्छी आती है वो क्या बनते हैं? वो एसडीएम बनते हैं। हालांकि डिपेंड करता है व्यक्ति के ऊपर कि उसने फर्स्ट चॉइस के रूप में क्या भरा है, आरएएस भरा है या आरपीएस भरा है। यदि किसी ने आरपीएस भरा है तो उसको फर्स्ट चॉइस के रूप में क्या मिलेगा? आरपीएस मिलेगा। और यदि किसी ने आरएएस भरा है तो उसको, वैसे अधिकांश लोग क्या भरते हैं? आरएएस ही भरते हैं, क्योंकि उपखंड अधिकारी जो होता है वो बहुत पावरफुल पोस्ट होती है। अपने उपखंड के अंदर सर्वे सर्वा यही होता है, भगवान यही होता है। जिले में कौन होता है? जिला कलेक्टर। लेकिन जिला कलेक्टर में के अधीन कई सारे जो उपखंड अधिकारी है वह कार्य करते हैं। प्रत्येक उपखंड में एक अधिकारी होता है जिसको उपखंड अधिकारी के नाम से जानते हैं। ये जो उपखंड अधिकारी होता है इसका मुख्य काम तो होता है तहसीलदार और कलेक्टर के बीच में कड़ी के रूप का कार्य करना। क्योंकि तहसील में कौन होता है? तहसीलदार। जिले में कौन है? जिला कलेक्टर। इनके मध्य में कौन है? उपखंड अधिकारी है। तो यह तहसीलदार व जिला कलेक्टर के मध्य की कड़ी होता है। ठीक है? यह उपखंड स्तर पर राजस्व व प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। सबसे बड़ा अधिकारी होता है। अब इसके काम क्या होते हैं? कार्य। तो पहला काम जो इसका, वैसे तो जिला कलेक्टर के जितने भी काम होते हैं वो कौन करता है? वो एसडीएम ही करता है। तो अलग से वैसे तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी 2-4 लाइनें हमें लिखनी होती है नोट्स में, तो वो लिखिए। यह उपखंड स्तर पर भू राजस्व एकत्रित करता है। इसके अलावा यह उपखंड स्तर पर धारा 144 लागू करता है।
यह उपखंड स्तर पर भूमि की पैमाइश व भू सर्वेक्षण करवाता है। भूमि की पैमाइश का मतलब होता है कि भूमि का नापचोक करना, और सर्वेक्षण का मतलब है कि भूमि किस प्रकार की है, वो सिंचित भूमि है, उपजाऊ भूमि है या फिर बंजर भूमि है, उसका सर्वेक्षण करवाता है। इसके अलावा यह उपखंड में या उपखंड स्तर पर भूमि विवादों का निपटारा करता है। अगर भूमि को लेकर के भाइयों में या परिवार में कोई विवाद हो गया है, पारिवारिक विवाद हो गया है, उस पारिवारिक विवाद का निपटारा कौन करता है? एसडीएम करता है। इसके अलावा यह उपखंड में स्थित सभी पुलिस चौकियों का निरीक्षण करता है। पुलिस चौकियों का निरीक्षण करता है। इसके अलावा इसका एक जो मुख्य कार्य है कि जिले में जो सार्वजनिक वितरण की दुकानें होती है, पीडीएस की जो दुकानें होती है, जहां पर आपको सस्ते मूल्य पर, उचित मूल्य के ऊपर आपको गेहूं मिलता है, दाल मिलती है, चीनी मिलती है, और क्या क्या मिलता है? सब मिलता है क्या आजकल? पहले केरोसिन का तेल भी मिलता था, वो मिलता है क्या? अब नहीं मिलता, आवश्यकता नहीं है उसकी, क्योंकि केरोसिन तेल का मुख्य कार्य क्या था? हाँ, इसका नाम सुना है क्या आपने? चिमनी का नाम सुना है? चिमनी या फिर लालटेन? लालटेन का नाम सुना है? तो ये जो लालटेन होती है, ये लालटेन किससे जलती थी? केरोसिन से, ठीक है। इसके अलावा ये जो चिमनी है, ये भी किससे जलती थी? और जो चूल्हा होता है उसमें लकड़ियों को जलाने के लिए सवाल है कि क्या जिला कलेक्टर स्थानीय स्वशासन के निकायों के चुनाव की अधिसूचना जारी करता है? नहीं कर सकता। स्थानीय स्वशासन के निकायों की जो चुनाव होते हैं उनकी अधिसूचना कौन जारी करता है? हाँ, निर्वाचन आयोग जारी करता है। तहसीलदार के लिए कौन सा एग्जाम होता है? यही होता है आरएएस और आरटीएस। आरएएस और आरटीएस। आज आ गया क्या पालीवाल? काफ़ी दिनों से गायब था। आरएएस और आरटीएस एग्जाम संयुक्त एग्जाम होता है दोनों का। आरएएस, आरटीएस और अधीनस्थ सेवा परीक्षा, जिसमें मुख्य परीक्षा, जिसमें जो टॉप रैंकर होते हैं वो तो बनते हैं आरएएस। उसके बाद में जो अधीनस्थ सेवाएं जितनी भी, जिसमें आरटीएस भी है, जिसमें आपके जो राजस्थान लेखा सेवा है, और भी खूब सारी जो एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं उनसे बनते हैं। तो आरटीएस के लिए राजस्थान जो तहसीलदार सेवा है, इसके लिए अलग से एग्ज़ाम नहीं होता है, आरएएस के साथ में इसका एग्ज़ाम होता है। बात समझ रहे हो क्या? एग्ज़ाम दोनों का एक ही होता है, आरएएस, आरटीएस व अधीनस्थ सेवा परीक्षा। ये परीक्षा एक साथ ही होती है, लेकिन आरटीएस को बोलते हैं राजस्थान तहसीलदार सेवा। पहले इसका एग्ज़ाम अलग से होता था, अब दोनों का एग्ज़ाम एक साथ ही कर दिया है। अब रैंक पर डिपेंड करता है, अगर आपकी रैंक ऊपर आती है तो आप एसडीएम बनोगे, या उससे कम रैंक है तो आप आरपीएस बनोगे। उसके बाद में आपकी कम रैंक है, उसके बाद डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर कि आपने आरटीएस भर रखा है या कोई अन्य सेवा भर रखी है। अन्य सेवा में जैसे आपकी एओ होता है, अकाउंटिंग ऑफिसर होता है, आबकारी विभाग होता है, खूब सारे विभाग होते हैं, तो उनमें आपको चॉइस मिल सकती है। आरपीएस के तहत कौन सा अधिकारी बनता है? तो राजस्थान जो पुलिस सेवा होती है आरपीएस, उसके तहत अब शुरुआती स्तर पर तो उसको क्या बनाया जाएगा? हैं, सीधा एसपी नहीं बनाया जाएगा। एसपी के लिए तो आईपीएस होता है, इंडियन पुलिस सेवा। शुरुआत में उसको जैसे मान लीजिए
आपके सीआई बना सकते हैं, सर्किल इंस्पेक्टर, या फिर डीवाईएसपी बनाते हैं उसको। हाँ बनाते हैं बिल्कुल, ठीक है। लेकिन सीधा जो है आरपीएस को एसपी नहीं बना सकते, आरपीएस को पहले डीवाईएसपी इस प्रकार की पोस्ट मिलती है। नहीं होता है, पटवारी से प्रमोट होके बनता है। पटवारी से प्रमोट होके क्या बनता है, नायब तहसीलदार। और कभी कभी पटवारी अगर समय पर बन जाता है तो उससे प्रमोट होकर के वो तहसीलदार भी बन जाता है, ठीक है। और कुछ पटवारी जो हैं वो एसडीएम तक भी पहुंच जाते हैं। यदि मान लीजिए 18 साल की उम्र में लग गया पटवारी और आगे जो है प्रमोशन के लिए पद खाली पड़े, तो ऐसी स्थिति में वो एसडीएम भी बन जाता है, लेकिन इसके चांस बहुत कम होते हैं। तो पटवारी से नायब तहसीलदार, फिर तहसीलदार, फिर अगला प्रमोशन कौन सा होता है उसका, एसडीएम ही होता है। तो उपखंड में स्थित सभी विभाग सभी पुलिस चौकियों का निरीक्षण करता है। और यह सार्वजनिक वितरण की दुकानें, सार्वजनिक, यहाँ आएगा नहीं, आगे लिखाऊंगा मैं। यहाँ तक लिख लिया क्या आपने, लिखो पहले ही। है ये दुर्गालाल मीणा के अभी भी जयपुर खंडपीठ में 15 जिले आ रहे हैं, कि जयपुर खंडपीठ के अंतर्गत 15 जिले आते हैं। हैं 15 आते हैं क्या, क्या पता, मेरे हिसाब से 17 आते हैं। आपके 15 आते हैं, चलो दुर्गालाल के 15 ही आ रहे हैं। तो हो सकता है कि मैंने गलत जगह से पढ़ा होगा। हैं चूरू जोधपुर में आता है, सही बात है। लिख लिया होगा। लिखेंगे आगे कि यह जिले में उचित मूल्य की उपखंड में, यह उपखंड में उचित मूल्य की दुकानों का निरीक्षण करता है। उचित मूल्य की दुकानों का निरीक्षण करता है तथा आवश्यक वस्तुओं का वितरण सुनिश्चित करता है। वितरण सुनिश्चित करता है। ठीक है। तो ये कुछ कार्य है आपके उपखंड अधिकारी के। इसके बाद अगला पढ़ते हैं अपन तहसीलदार। तो यह तहसील में राजस्व का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। सबसे बड़ा अधिकारी होता है। तहसील में राजस्व का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। यह राजस्थान तहसीलदार सेवा का अधिकारी होता है।
जिसकी भर्ती परीक्षा आरपीएससी द्वारा करवाई जाती है। आरपीएससी द्वारा, ये मैंने क्यों लिखवाया आपको, क्योंकि एग्ज़ाम में सवाल आया था। एग्ज़ाम में सवाल पूछा था कि तहसीलदार, राजस्थान तहसीलदार सेवा की परीक्षा किसके द्वारा संचालित करवाई जाती है। तो इसमें ऑप्शन था कि आरपीएससी द्वारा, राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड द्वारा, राजस्थान राजस्व विभाग द्वारा। ठीक है, इस प्रकार से इसमें ऑप्शन थे और अधिकांश लोगों ने उसमें क्या किया, राजस्व विभाग किया था। हैं? राजस्व विभाग पटवारी में माना है, इसमें नहीं माना है। इसकी परीक्षा तो कौन करवाएगा, परीक्षा कौन करवाता है इसकी, राजस्थान लोक सेवा आयोग ही करवाता है। ठीक है, तहसीलदार का एग्जाम कौन करवाता है, राजस्थान लोक सेवा आयोग। अरे आराम से बाद में सर्च कर लेना, मेरे को फ़ोन कर लेना बाद में, मैं ये यूँ कहीं नहीं जा रहा। आरपीएससी द्वारा करवाया जाता है। तो एग्ज़ाम दिया नहीं कभी आपने आरएस का, दिया है क्या? जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनको तो पता है कि एग्ज़ाम इसका कौन करवाती है, आरपीएससी करवाती है। अब नहीं दिया उनके कन्फ्यूज़न है। एग्ज़ाम आरपीएससी करवाती है, हालांकि ये राजस्थान तहसीलदार सेवा का ये अधिकारी होता है, लेकिन एग्ज़ाम इसका आरपीएससी करवाती है और ये राजस्व विभाग का सबसे प्रमुख अधिकारी होता है तहसील स्तर पर। ठीक है, इसकी ट्रेनिंग हालांकि अजमेर होती है। ट्रेनिंग कहाँ होती है? अजमेर में राजस्व मंडल में होती है, लेकिन एग्ज़ाम इसका आरपीएससी करवाती है, अलग से इसका एग्ज़ाम नहीं होता है। कार्य क्या होते हैं इसके, कार्य लिखेंगे, फंक्शंस, कार्य क्या काम होता है। तो तहसील में भूमि विवादों का निपटारा करना, भूमि विवादों का निपटारा करना। भूमि की पैमाइश तथा सर्वेक्षण करना। एक मुख्य कार्य जो इसका ध्यान रखना है कि यह तहसील में जन्म तथा मृत्यु का पंजीकरण करता है। जन्म तथा मृत्यु का पंजीकरण करता है। कितने लोग तो जन्म ले रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, इसका पंजीकरण कौन करता है? सामान्य भाषा में कहा जाए तो जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र को पंजीकृत कौन करता है? तहसीलदार ही करता है। ठीक है, तहसील में भू राजस्व एकत्रित करना, क्योंकि इसका काम ही क्या है, तहसील में भू राजस्व एकत्रित करना। इसके अलावा अपने अधीनस्थ अधिकारियों पर नियंत्रण रखना, पटवारी पर, नायब तहसीलदार पर, उन पर क्या रखता है, ये कंट्रोल रखता है, नियंत्रण रखता है। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ेंगे अपन, पटवारी। अगली हेडिंग लगाएंगे पटवारी।
लिख लिया क्या? कोई लिख रहा है अभी तक? लिखो भाई, पटवारी लिखो। अब इतनी देर तो आपने जो जो बातें लिखी है, वास्तव में वो काम कौन करता है? वो ये पटवारी करता है, पटवारी। तो क्या लिखेंगे इसमें कि राज्य में प्रशासनिक स्तर पर या प्रशासनिक स्तर का सबसे निम्न अधिकारी होता है, निम्न अधिकारी होता है। कहने को निम्न होता है, बाकी काम बहुत बड़ा करता है। ये सबसे निम्न अधिकारी होता है। यह राजस्व सेवा का अधिकारी होता है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति कौन करता है? राजस्व मंडल अजमेर करता है, अजमेर द्वारा की जाती है। ठीक है। अच्छा, इसकी परीक्षा कौन करवाता है? हैं? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करवाता है। नियुक्ति कौन करता है इसकी नियुक्ति कौन करता है? राजस्व मंडल अजमेर करता है। पटवारी के काम क्या होते हैं? कार्य। लिख दूं, सारे काम यही करता है। हैं? पटवार भी है, पटवारी भी है, सब जगह अलग अलग है। जैसे उत्तर प्रदेश में इसको लेखापाल भी बोलते हैं। पटवारी नहीं है, पटवारी है। अच्छा, इसको तमिलनाडु के अंदर क्या बोलते हैं? तलेटी बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में इसको लेखापाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेखापाल बोलते हैं। सब जगह इनके अलग अलग नाम है। तो कार्य क्या होगा इसका? पटवार सर्किल में स्थित भूमि की पैमाइश करना, जमाबंदी करना, नक्शे तैयार करना, और नक्शों की नकल तैयार करना आदि। इसके अलावा आपके जो खसरा नंबर नहीं होते क्या? खसरा नंबर को हम बोलेंगे इसको भूमि को चिन्हित करना, भूमि को चिन्हित करना। कैसे लिखेंगे चिन्हित? ऐसे लिखते हैं क्या? चिन्हित करना। पटवार सर्कल में
भू राजस्व एकत्रित करना। अपने उच्च अधिकारी द्वारा बताए गए अन्य कार्य करना। बाकी जो काम है जितने भी इसके उच्च अधिकारी हैं, तहसीलदार है, हालांकि वैसे तो इसको निर्देश कौन देता है? तहसीलदार ही देता है। तहसीलदार को देगा एसडीएम, एसडीएम को कलेक्टर। तो उच्च अधिकारी जो भी कार्य बताते हैं वे कार्य कौन करता है? पटवारी करता है। और आगे चिट तहसीलदार का नियुक्ति विभाग राजस्व मंडल अजमेर है। तहसीलदार का नियुक्ति विभाग कौन सा है? राजस्व मंडल अजमेर है। हाँ, तो इसका उत्तर अजमेर ही होगा। मैंने क्या लिखा है? परीक्षा कौन करवाएगा? परीक्षा आरपीएससी करवाती है। और मैंने ये भी कहा था कि इसकी ट्रेनिंग कहाँ होती है? अजमेर होती है। तो नियुक्ति विभाग तो राजस्व मंडल अजमेर ही है। नायब तहसीलदार का अलग से कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। पटवारी जो होता है उसी का प्रमोशन होने के बाद में नायब तहसीलदार बनता है। पटवारी से प्रमोट होकर बनता है। किसका नहीं होता है? बता तो रहा हूँ। यूट्यूब पे कुछ भी आ सकता है। यूट्यूब पे मत जाया करो आप। यूट्यूब पे आप सर्च कुछ और करते हो, आता कुछ और है। तो यूट्यूब का, गूगल का भरोसा नहीं है। पता चले कि सर्च करने कुछ और जा रहे हो और थोड़ी देर बाद में, घंटे भर बाद में हो सकता है कि अपन 1 घंटे से क्या देख रहे हैं, सर्च तो कुछ और ही करना था और देख रहे हैं कुछ और है। तो इसका आपके गूगल का और यूट्यूब का भरोसा नहीं करना होता है। ये लिख लिया गया। यह आपके जिला प्रशासन है। अच्छा, जिले में कुछ थोड़ा सा अपन लिख लेते हैं पुलिस प्रशासन के बारे में। प्रश्न बोल के बता दे क्या है। परेशान हो गया यहाँ से वहाँ आते हुए। क्या हो सकता है? खंड और उपखंड में क्या अंतर हो सकता है? खंड के टुकड़े करने पर जो बनता है उसको बोलते हैं उपखंड। बताओ। प्रशासनिक इकाई के रूप में बांटा गया है। संभाग को जिलों में, जिलों को बांटा गया है उपखंड में। अब किस स्तर पे पूछ रहे हो आप? विज्ञान की भाषा में पूछा जाए तो अणु को तोड़ने पर बनता है परमाणु बनता है। वैसे ही खंड को विभाजित करने पर उपखंड बनता है। कोई सवाल का है? हाँ, दोनों अलग अलग इकाइयां हैं। पंचायत समिति आपके ग्रामीण जो पंचायती राज है उसकी इकाई है, ठीक है। और जो तहसील है वो प्रशासनिक इकाई है। कहाँ कहाँ से सवाल लेके आते हो? अपने उच्च अधिकारी द्वारा बताए गए अन्य कार्य करना। अन्य कार्य करना तहसील जो है, तहसील एक भौगोलिक इकाई है। क्या है? भौगोलिक इकाई है। जैसे संभाग होता है, संभाग के नीचे क्या होते हैं? जिले होते हैं। जिले के नीचे उपखंड के नीचे। तो तहसील एक भौगोलिक इकाई को कहा जाता है, वो तहसील है। जबकि आपकी पंचायत समिति है, वो पंचायत समिति क्या है? क्या है? पंचायती राज का एक स्तर है। इसमें गांव स्तर पर आपकी ग्राम पंचायत होता है और उपखंड स्तर पर पंचायत समिति होती है। दोनों का कोई तोल मोल ही नहीं है, कोई तुलना ही नहीं हो सकती। लिख लिया? थोड़ा सा इसमें लिखेंगे अपन जिले के पुलिस प्रशासन के बारे में। थोड़ा सा लिखेंगे, बहुत थोड़ा सा, ठीक है, जितना एग्जाम में आ सकता है। जिले का पुलिस प्रशासन।
तो लिखेंगे जिले में पुलिस प्रशासन का मुखिया कौन होता है? पुलिस प्रशासन का मुखिया कौन होता है? पुलिस अधीक्षक। इसको आप क्या बोलते हो? एसपी बोलते हो, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। पुलिस अधीक्षक होता है। और ये जो पुलिस अधीक्षक होता है, ये कौन सी सेवा का अधिकारी होता है? यह भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी होता है। कौन सी सेवा का? भारतीय पुलिस सेवा, जिसको आप बोलते हो आईपीएस। क्या बोलते हो? आईपीएस सेवा का अधिकारी होता है। भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी होता है। और ये जो पुलिस अधीक्षक है, ये जिला कलेक्टर के निर्देशन में कार्य करता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना। राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है? पुलिस अधिकारी कौन होता है? पुलिस महानिदेशक, जिसको आप बोलते हो डीजीपी। क्या बोलते हो? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिदेशक। राजस्थान पुलिस का गठन कब हुआ था? राजस्थान पुलिस का गठन वर्ष 1948 में। राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? चित्तौड़ का विजय स्तंभ। और पुलिस दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान पुलिस दिवस 16 अप्रैल को। 16 अप्रैल को पुलिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो भारतीय पुलिस है, भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 के तहत कार्य करती है। यानी पुलिस अधिनियम जो बनाया गया था 1861 में, उसमें जो नियम थे, कानून थे, उसके हिसाब से कार्य कौन करती है? इंडियन पुलिस, भारतीय पुलिस करती है। तो जिले में पुलिस प्रशासन का मुखिया पुलिस अधीक्षक यानी एसपी होता है। और यह भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस का अधिकारी होता है। राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी होता है। और राजस्थान पुलिस का गठन वर्ष 1948 में किया गया। राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह चित्तौड़ का विजय स्तंभ होता है। पुलिस दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है। तथा भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 के तहत कार्य करती है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के अंदर 2 जिले ऐसे हैं जहां पर कमिश्नरेट प्रणाली है। राजस्थान के 2 जिलों में कमिश्नरेट व्यवस्था है। कौन कौन से जिलों में है? जयपुर तथा जोधपुर में है। कब हो गई है? अभी 2 ही जिलों में है, जयपुर तथा जोधपुर में। और ये कमिश्नरेट व्यवस्था शुरू कब हुई है? ये कमिश्नरेट व्यवस्था शुरू हुई है आपके वर्ष 2011 में। और जब शुरू हुई थी उस समय सीएम कौन थे? सवाल पूछा गया कि राजस्थान में कमिश्नरेट प्रणाली किसके मुख्यमंत्री काल में हुई?
शुरू हुई थी अशोक गहलोत के काल में वर्ष 2011 में। ये कमिश्नरेट प्रणाली क्या होती है? जो बड़े शहर हैं जैसे जयपुर और जोधपुर, इन दो शहरों के अंदर, दो जिलों में नहीं, यहाँ शहर लिखेंगे है ना, दो शहरों में जयपुर और जोधपुर जो दो बड़े शहर हैं, वहाँ पर पुलिस प्रशासन का मुखिया कौन होता है? पुलिस कमिश्नर होता है। जैसे बाकी जितने भी जिले हैं, बाकी जिलों में पुलिस प्रशासन का मुखिया कौन होता है? एसपी यानी पुलिस अधीक्षक होता है। लेकिन जयपुर और जोधपुर में पुलिस प्रशासन का मुखिया कौन होता है? पुलिस कमिश्नर होता है। और पुलिस कमिश्नर के पास में विशेष शक्तियाँ होती है। जैसे पुलिस जो अधीक्षक है, इसके पास में केवल जो है प्रशासनिक शक्तियाँ ही होती है, लेकिन पुलिस कमिश्नर के पास में मजिस्ट्रेट पावर भी होते हैं। कौन से पावर होते हैं? मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ भी होती है। तो कमिश्नर जो होता है वो अधिक ताकतवर होता है पुलिस अधीक्षक की तुलना में। एसपी की तुलना में पुलिस कमिश्नर अधिक ताकतवर, अधिक शक्तिशाली होता है। तो ये इसमें लिख भी सकते हो कि पुलिस कमिश्नर जयपुर और जोधपुर में पुलिस प्रशासन का मुखिया पुलिस कमिश्नर होता है। जयपुर तथा जोधपुर में पुलिस प्रशासन का मुखिया कौन होता है? पुलिस कमिश्नर होता है। और पुलिस कमिश्नर के पास में मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ भी होती है। क्या हुआ? मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ भी होती है। पीएचडी करनी है क्या आपको इसमें? इसमें लास्ट लाइन लिखो। अगर आपने नहीं लिखी है तो जो लाइन अभी मैंने बोली थी वो, कि जयपुर तथा जोधपुर में पुलिस प्रशासन का मुखिया पुलिस कमिश्नर होता है। पुलिस प्रशासन का मुखिया पुलिस कमिश्नर होता है, जिसके पास जयपुर तथा जोधपुर में पुलिस प्रशासन का मुखिया पुलिस कमिश्नर होता है, जिसके पास मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ होती है, जिसके पास मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ होती है, जिसके पास मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ होती है। ठीक है। अब पढ़ेंगे अपन राजस्थान के प्रमुख आयोग। राजस्थान के प्रमुख आयोग। चार आयोग पढ़ेंगे हम इसमें। एक तो पढ़ेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग। तीसरा पढ़ेंगे राजस्थान राज्य वित्त आयोग। और चौथा पढ़ेंगे राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार आयोग।
ये 4 आयोग पढ़ेंगे हम। राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग और मानवाधिकार आयोग। सामान्यतः आपको पता होना चाहिए कि इनमें से, इन 4 में से 3 आयोग ऐसे हैं जो कि संवैधानिक निकाय है। कैसे निकाय हैं? संवैधानिक निकाय हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग और राजस्थान राज्य वित्त आयोग कैसे निकाय हैं? ये संवैधानिक निकाय हैं। संवैधानिक निकाय का मतलब क्या होता है? ऐसे निकाय जिनका उल्लेख संविधान में किया गया है। जबकि जो राज्य मानवाधिकार आयोग है ये संवैधानिक निकाय नहीं है। कैसा निकाय है? गैर संवैधानिक निकाय है। गैर संवैधानिक निकाय है, यानी इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। जब संविधान में इसका उल्लेख नहीं है तो फिर इसका गठन कैसे किया गया? तो इसका गठन जो है वो संसद के द्वारा पारित किसी अधिनियम के द्वारा किया गया है, किसी कानून के द्वारा किया गया है। इसलिए इसको हम बोलते हैं वैधानिक आयोग। कैसा आयोग है? वैधानिक आयोग भी बोलते हैं। और इसको हम सांविधिक आयोग भी बोलते हैं। कैसा आयोग बोलते हैं? सांविधिक। जो भी आयोग है जिनका उल्लेख संविधान में नहीं होता है, जिनका उल्लेख संविधान में नहीं होता है, ऐसे आयोग को हम बोलते हैं गैर संवैधानिक निकाय, वैधानिक निकाय या फिर सांविधिक निकाय बोलते हैं। ठीक है? तो 3 आयोग तो है आपके संवैधानिक, इनका उल्लेख भारत के संविधान में है। और बाकी जो 3 आयोग है गैर संवैधानिक, बाकी जो 1 आयोग है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, इसका उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है। यह गैर संवैधानिक निकाय है या वैधानिक, और इसको सांविधिक निकाय भी कहा जाता है। पहला सवाल आपको यहीं से पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग संवैधानिक आयोग नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सांविधिक आयोग है या सांविधिक निकाय है। सांविधिक शब्द का मतलब क्या होता है? ऐसा आयोग जिसका गठन किसी विधि के माध्यम से किया गया है, उसको बोलते हैं सांविधिक आयोग। वैधानिक का मतलब यही होता है जिसका गठन किसी विधि के माध्यम से। विधि का मतलब क्या होता है? विधि का मतलब होता है कानून के द्वारा, संसद के द्वारा पारित किसी अधिनियम के द्वारा जिसका गठन किया जाता है, उसको बोलते हैं हम वैधानिक या फिर सांविधिक निकाय या आयोग। एक एक करके इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के बारे में पढ़ेंगे। है? ये होते हैं आयोग जो सामने लिखे हुए हैं। मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लो। यहाँ को शास्त्रार्थ चल रहा है क्या? अरे 4 तो लाइन लिखनी है, ये नहीं लिखी क्या अभी तक? चलो फर्स्ट लिखो इसमें, राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग। राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग। सबसे पहली लाइन ये लिखेंगे, यह एक संवैधानिक निकाय है। यह एक संवैधानिक निकाय है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक में किया गया है। भारतीय संविधान के कौन से भाग में? भाग 14 में अनुच्छेद 315 से और 323 तक जो आर्टिकल है, उन आर्टिकल में लोक सेवा आयोग का
प्रावधान या उल्लेख किया गया है। और कौन से भाग में है? भाग 14 के अंदर है। जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है, उस राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना की अगर आपसे डेट पूछी जाए तो डेट क्या होगी? 22 दिसंबर 1949। कई आपको गाइड में मिलेगी 20 अगस्त 1949, जो कि गलत है। 22 दिसंबर 1949 होगी। 20 अगस्त 1949 को राजस्थान लोक सेवा अधिनियम प्रभावी हुआ था। जो आपको डेट मिलती है 20 अगस्त 1949, मैं यहाँ नोट लगा के लिख देता हूँ। नोट 20 अगस्त 1949 को राजस्थान लोक सेवा अध्यादेश प्रभावी हुआ। लोक सेवा अध्यादेश प्रभावी हुआ, जिसके तहत राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को की गई थी। ठीक है। तो आरपीएससी की स्थापना आपसे पूछी जाए तो आरपीएससी की स्थापना कब की गई है? 22 दिसंबर 1949 को की गई है। और 20 अगस्त 1949 यदि आपको कहीं पर मिलता है, इसका मतलब है स्थापना के संबंध में वो गलत है। 20 अगस्त 1949 को राजस्थान लोक सेवा अध्यादेश प्रभावी हुआ था। यानी उस समय के जो राज प्रमुख थे राजस्थान के, सवाई मान सिंह द्वितीय, उन्होंने लोक सेवा आयोग के संबंध में एक अध्यादेश जारी किया था। वह जो अध्यादेश है राजस्थान लोक सेवा अध्यादेश, यह 20 अगस्त 1949 को प्रभाव में आया था। और इसके तहत 22 दिसंबर 1949 को आरपीएससी की स्थापना की गई, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। स्थापना कहाँ पर की गई थी? मैं यहाँ लिखता हूँ, गठन के समय मुख्यालय। गठन के समय मुख्यालय कहाँ पर था? तो गठन के समय इसका जो मुख्यालय है वह जयपुर में था। कहाँ पर था? 22 दिसंबर 1949 को राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कहाँ पर की गई? जयपुर में की गई थी। ठीक है। लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वर्तमान में इसका मुख्यालय अजमेर है। यह अजमेर कब ट्रांसफ़र किया गया? 1 नवंबर 1956 को। एकीकरण में आपने पढ़ा होगा कि 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया था। ठीक है। 1 नवंबर 1956 को एक तो मिलाया अजमेर मेरवाड़ा को और आबू और देलवाड़ा को। सिरोही को पहले ही मिला लिया था। सिरोही को तो 15 मई 1949 को ही मिला लिया गया था। लेकिन 1 नवंबर 1956 को आबू, देलवाड़ा तथा अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय किया गया। अब जैसे ही अजमेर राजस्थान में मिला, मिलने के बाद में अजमेर और जयपुर को लेकर के राजधानी में विवाद हो गया था। अजमेर ने कहा कि राजधानी अजमेर को बनाया जाए। क्यों बनाया जाए? तो उसके पीछे उसकी जो है एक बहुत लंबी हिस्ट्री है। इतिहास में हम देखते हैं कि मौर्य काल से लगा करके और मुगल काल और अंग्रेज़ों तक जो राजधानी रही है वो कौन सी रही है? अजमेर रही है। हम देखते हैं कि दिल्ली का जो चौहान वंश था, उसमें चौहान वंश की राजधानी कौन सी थी? आपकी अजमेर ही थी। पूरे भारत की राजधानी उस समय कौन सी थी? जब पृथ्वीराज चौहान का शासन था भारत में, आपके अजमेर के जो पृथ्वीराज चौहान थे, पृथ्वीराज चौहान का राज पूरे भारत के ऊपर था। और उसकी कैपिटल कौन सी थी भारत की उस समय? वो अजमेर हुआ करती थी। हैं? विग्रहराज चतुर्थ के समय से ही थी। ठीक है। लेकिन मैं पृथ्वीराज चौहान की बात कर रहा हूँ। पृथ्वीराज चौहान उसके बाद में आए कि पहले आए थे? पृथ्वीराज थर्ड उसके बाद में आए थे। हाँ।
तो विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली का जो तोमर वंश था, तोमर वंश के राजा को हरा करके दिल्ली के ऊपर कब्जा किया था। ठीक है, हाँ, तो हिस्ट्री मेरे को इससे ज़्यादा आती है पॉलिटी से, आप ऐसे मत समझना। तो पृथ्वीराज चौहान के समय, पृथ्वीराज चौहान के समय जो है वो दिल्ली, सॉरी अजमेर क्या थी, भारत की राजधानी। और ये जो दिल्ली है, ये दिल्ली उस समय छोटी मोटी ढाणी हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? हाँ, ढाणी हुआ करती थी। ये कैपिटल आज बनी है। पूरे भारत की राजधानी उस समय कौन सी थी? अजमेर। उसके बाद में आप देखोगे कि मुगल काल के समय भी जो मुगल रहे थे राजस्थान में कहीं आके बसे, तो कहाँ आके बसे? अजमेर आकर के बसे। और अंग्रेज़ों के समय भी राजस्थान में अंग्रेज़ों का जो केंद्र था, जो सेंटर था, वो भी कौन सा था? अजमेर ही था। बाकी सब जगह राजाओं का राज था, लेकिन अजमेर में अंग्रेज़ों का राज हुआ करता था। तो इस आधार पर अजमेर ने दावा किया कि हमें राजधानी बनाई जाए। तो अजमेर और जयपुर में जब फिर से राजधानी को लेकर विवाद हुआ तो एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी का नाम क्या था? पी सत्यनारायण राव। इससे पहले जयपुर और जोधपुर में जब राजधानी को लेकर विवाद हुआ तब कमेटी कौन सी बनी? कौन सी बनी थी? BR पटेल कमेटी बनाई गई थी। अभी कल परसों तो लिखाया था, BR पटेल कमेटी बनाई गई थी। और BR पटेल कमेटी ने जयपुर को राजधानी बनाने की अनुशंसा की थी। और यहाँ पर जब वापस विवाद हुआ तो पुनः विवाद होने पर पी सत्यनारायण राव समिति बनाई गई और इस समिति ने जयपुर को ही राजधानी बनाने का पक्ष लिया। और आपके अजमेर के अंदर एक तो राजस्व विभाग की स्थापना की गई, साथ ही राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना। तो नोट लगा के लिखेंगे, 1 नवंबर 1956 को सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर RPSC का मुख्यालय या राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर स्थानांतरित किया गया, स्थानांतरित किया गया। कुल मिलाकर के जो लड़े आपस में वो कम से कम लास्ट में कुछ तो लेकर पड़े। तो पहले जोधपुर लड़ा तब उसको हाईकोर्ट मिल गया, अजमेर लड़ा तो अजमेर को क्या मिल गया? RPSC मुख्यालय मिल गया। इसके अलावा राजस्व विभाग मिल गया, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वह भी इसी समिति की सिफारिश पर किसको दिया गया था? अजमेर को दिया गया था। ठीक है। बाकी अपने वाले जो जिले हैं जैसे नागौर है, नागौर ने लड़ाई नहीं लड़ी। नागौर को लड़ना चाहिए कि वो सबसे बीच में बैठा है, राजधानी उसी को बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए क्या? तो राजस्थान में सेंटर में कौन है? नागौर है, और सबसे जो है बराबर दूरी पर पड़ता है। तो हिसाब से राजधानी कौन सी होनी चाहिए? नागौर होनी चाहिए, हैं? तो लड़ाई नहीं लड़ी ना, इन्होंने लड़ाई लड़ी तो क्या मिल गया? इनको मिल गया RPSC। हमें जिला नहीं तो कुछ ना कुछ तो मिलता ही मिलता, लेकिन नागौर वालों को कुछ ही नहीं मिला। अरे ये लिखो, शुरू हो गया आपस में। जयपुर को बनाने का कारण है, जयपुर राजधानी इसलिए बनी, नंबर 1 तो कि जयपुर उस समय सबसे अधिक विकसित शहर था। जितने भी सरकारी सुविधाएं चाहिए होती है वो सब सुविधाएं उपलब्ध थी। इसके अलावा जयपुर की भारत की कैपिटल से, भारत की राजधानी दिल्ली से जो है दूरी कम थी। ठीक है, अजमेर की दिल्ली से दूरी अधिक है, जबकि अजमेर की तुलना में देखा जाए तो जयपुर जो है वो दिल्ली के अधिक पास में। तो यदि मान लीजिए कि राष्ट्रीय राजधानी में कोई काम होगा तो राजस्थान की राजधानी को भारत की राजधानी से कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए जयपुर जो है सर्वोत्तम में उत्तम स्थान है, सबसे अच्छा स्थान है। यहाँ तक लिख लिया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग संवैधानिक निकाय है, संविधान में इसका उल्लेख 315 से और 323 के मध्य है। और RPSC की जो स्थापना है वो 22 दिसंबर 1949 को ही
20 अगस्त 1949 को इसके संबंध में अध्यादेश जारी किया गया था। मुख्यालय इसका गठन के समय कहाँ पर था? जयपुर में था, जबकि वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ है? अजमेर है। अब राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है? सदस्यों की नियुक्ति, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है या नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री के परामर्श पर, मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद के परामर्श पर राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करता है सदस्यों की नियुक्ति। और सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देंगे? त्यागपत्र किसको देंगे? त्यागपत्र भी राज्यपाल को देंगे। पद से कौन हटाएगा? तो यहां पर ध्यान रखना है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त तो करता है राज्यपाल, नियुक्त राज्यपाल करता है, लेकिन पद से हटाता कौन है? राष्ट्रपति हटाता है। लेकिन राष्ट्रपति उससे पहले किसकी जांच करवाता है? सर्वोच्च न्यायालय की। सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद, सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद कौन हटाएगा? राष्ट्रपति हटाता है। सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद राष्ट्रपति हटाता है। तो जांच कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट करता है। अब हटाने का कारण क्या है? हटाने का कारण होता है करप्शन, भ्रष्टाचार। यदि किसी आरपीएससी के अध्यक्ष पर या मेंबर पर करप्शन का आरोप लग जाता है तो ऐसी कंडीशन में सर्वोच्च न्यायालय उसकी जांच करता है, और यदि जांच में वह दोषी पाया जाता है तो भारत का राष्ट्रपति उसको पद से हटाता है। लेकिन पद से जब उसके ऊपर करप्शन का आरोप लगता है और सर्वोच्च न्यायालय में उसकी जांच चल रही होती है तो जांच के दौरान उसको निलंबित करने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है। तो अध्यक्ष या सदस्य पर, अध्यक्ष व सदस्य को जांच के दौरान राज्यपाल निलंबित कर सकता है। निलंबित, तो राज्यपाल के पास पावर होता है कि जब इसके ऊपर जांच चल रही होती है ऐसी कंडीशन में उसको निलंबित कर सकता है, लेकिन पद से हटा नहीं सकता। पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। नियुक्त कौन करेगा? राज्यपाल। किसके परामर्श पर? मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल नियुक्त करता है। यह अपना रिजाइन भी राज्यपाल को देते हैं। लेकिन पद से कौन हटाएगा? पद से सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद राष्ट्रपति हटाता है। निलंबित कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है। इसके अलावा सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या, तो आरपीएससी में सदस्यों की संख्या कितनी है? संविधान के अंदर इसकी संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान में राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होगी इसका उल्लेख नहीं है। लेकिन गठन के समय 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? गठन के समय आरपीएससी में 3 सदस्य थे। आरपीएससी में 3 सदस्य थे। और वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में आरपीएससी में सदस्यों की संख्या कितनी है? सदस्यों की संख्या कितनी है? 1 + 7 = 8। एक तो होगा अध्यक्ष, 7 होंगे अन्य सदस्य। और ये व्यवस्था कब से की गई है? ये व्यवस्था की गई है वर्ष 2011 से। यानी वर्ष 2011 में आरपीएससी में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 8 कर दी गई। तो वर्तमान में सदस्यों की कुल संख्या 8 है, जिसमें एक अध्यक्ष होता है, 7 अन्य सदस्य होते हैं।
ठीक है। तो सदस्यों की संख्या जब आरपीएससी का गठन किया गया था, गठन करने के समय इसमें 3 सदस्य थे, एक अध्यक्ष था और 2 अन्य मेंबर थे। जबकि वर्तमान में आरपीएससी में सदस्यों की संख्या 1 + 7 = 8 है। यह वर्ष 2011 से लागू है। सदस्यों की संख्या जो है वो डिसाइड कौन करता है? वो आपके राज्य का विधानमंडल करता है। संविधान में इसकी संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। तो सारे आयोग में ये याद रखना है कि सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, त्यागपत्र किसको देंगे, हटाएगा कौन, सदस्यों की संख्या कितनी होगी, उसका कार्यकाल कितना होगा। बस ये 5 चीज़ें याद करनी होती है। इतने में आयोग कंप्लीट है। क्योंकि आयोग से जो क्वेश्चन पूछेंगे वो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं, सीधा सीधा कि आरपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। और वहाँ ऑप्शन देते हैं 5 65 6 62, ठीक है, 5 60 या 6 60, इस प्रकार से ऑप्शन दिए जाते हैं आपको। और वहाँ हो जाते हो आप कंफ्यूज नहीं होते क्या? नहीं होते हो, बहुत बढ़िया। सारे होनहार विद्यार्थी हैं, कंफ्यूज नहीं होते हैं। लिख लिया? वो लिखाऊंगा अभी, ये मौका दे तब ना। लिख लिया होगा? चलो अब लिखो कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल। तो कार्यकाल होता है 6 62। कितना होता है? 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु, 62 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले हो, दोनों में से जो भी पहले हो। पहले मान लीजिए कि उसने 6 साल कार्यकाल पूरा कर लिया है तो उसका रिटायरमेंट हो जाएगा, या फिर 6 साल का कार्यकाल नहीं हुआ है लेकिन उसकी आयु 62 वर्ष हो गई है, ऐसी कंडीशन में भी उसका क्या हो जाएगा? रिटायरमेंट हो जाएगा। ठीक है। तो सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष होगा। अब है फैक्ट्स है, कुछ फैक्ट्स क्या है कि आरपीएससी के पहले अध्यक्ष, आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एस.के. घोष। सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष, सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष तो डी.एस. तिवारी। न्यूनतम कार्यकाल वाले अध्यक्ष, न्यूनतम कार्यकाल वाले अध्यक्ष यह है पी.एस. यादव। आरपीएससी के ऐसे अध्यक्ष जो अध्यक्ष भी रहे और अध्यक्ष के साथ साथ में आरपीएससी के सचिव भी रहे। ये सवाल पूछा हुआ एग्जाम में। एन.के. बेरवा। क्या नाम था? एन.के. बेरवा, जो आरपीएससी के अध्यक्ष के साथ साथ क्या रहे? उसके सचिव भी रहे। अभी सचिव कौन है आरपीएससी के? हैं? आरपीएससी के सचिव कौन है अभी? कौन है? इसका मतलब आप नोटिफिकेशन देखते नहीं हो। आरपीएससी का नोटिफिकेशन आता है कोई भी, उसके नीचे एक व्यक्ति के साइन होते हैं। रामनिवास मेहता। क्या नाम है? रामनिवास मेहता, सिग्नेचर होते हैं उसके। और रामनिवास मेहता जब से सचिव बने उसके बाद में आरपीएससी की कार्य करने की गति में सुधार हुआ है। ठीक है। तो यदि यह कुछ समय तक और रहे तो उम्मीद की जाएगी कि आपकी जो भर्ती परीक्षा है
वो बहुत जल्दी होने वाली है अगर रामनिवास मेहता पद पर रह गए तो। आरपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार सोत्रीय। संजय कुमार सोत्रीय। और आरपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष के अलावा सदस्य कौन कौन है अभी? तो एक तो आपके है, दो तो महिलाएं हैं इसमें, एक तो है संगीता आर्य। कौन है? एक है आपके मंजू शर्मा, कुमार विश्वास की वाइफ, जानते हो क्या? हाँ, कुमार विश्वास की। आलोक राज नहीं है, आलोक राज जो है आरएसएसबी का अध्यक्ष है, मंजू शर्मा। उसके अलावा आपके जसवंत सिंह राठी, जसवंत सिंह राठी, 3 को अभी बनाया था। किस किस को बनाया था? एक तो कर्नल केसरी सिंह को, कर्नल केसरी सिंह राठौड़, कर्नल केसरी सिंह राठौड़। इसके अलावा एक सदस्य और बनाए गए थे आपको, कोई मीणा है, कैलाश चंद मीणा। एक सदस्य और बनाए गए प्रोफेसर अयूब खान। क्या नाम था? प्रोफेसर अयूब खान। 6 हो गए क्या? तो 7वें मेंबर कौन है? बाबूलाल कटारा। कौन है? बाबूलाल। इनका नाम मैंने लास्ट में क्यों लिखा है? हालांकि ये मेंबर तो पुराने हैं, फिर भी मैंने इनका नाम लास्ट में लिखा है क्योंकि ये फिलहाल चल रहे हैं निलंबित। क्या चल रहे हैं? सस्पेंड कर दिया है इनको, बाबूलाल कटारा को। इनके ऊपर जांच चल रही है, इनके ऊपर करप्शन के आरोप लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ जांच अभी चल रही है और वर्तमान में ये राज्यपाल के द्वारा निलंबित कर दिए गए हैं। तो पिछली जो भर्ती परीक्षाएं हुई है 3rd ग्रेड की और 2nd ग्रेड की, उसमें इनका जो है नाम आया था। किसमें? पेपर आउट में। नहीं सुना क्या आपने? हैं? हाँ, ये डूंगरपुर के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं? जोर से। सुनाई नहीं दे रहा है। तो वर्तमान में जो है बाबूलाल कटारा को निलंबित कर दिया है। पेपर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के मामले में इनके ऊपर आरोप है, करप्शन के इनके ऊपर आरोप चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जांच चल रही है और जांच के दौरान इनको निलंबित कर रखा है। तो एक तो अभी अध्यक्ष है संजय कुमार सोत्रीय। अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार सोत्रीय। और 7 ये इसके मेंबर हैं। 2 महिलाएं हैं, संगीता आर्य और मंजू शर्मा। जसवंत सिंह राठी, ये तीनों पुराने हैं, ठीक है, ये भी पुराना है लेकिन चल रहा है अभी सस्पेंड। और इन तीनों को अभी अशोक गहलोत ने कार्यकाल पूरा होने से ठीक पहले, कुछ समय पहले ही बनाया था। कर्नल केसरी सिंह राठौड़, कैलाश चंद मीणा और प्रोफेसर अयूब खान को, इनको अभी थोड़े दिन पहले ही बनाया था। हालांकि कर्नल केसरी सिंह राठौड़ को जब बनाया तो इनके खिलाफ खूब विवाद हुआ था, लेकिन पद पर नियुक्त करना यह तो राज्यपाल की बस की बात है, हटाना बस की बात नहीं है। राज्यपाल तो कहते हैं, बाकी नियुक्त कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। अब इसको नियुक्त तो कर दिया और खूब विवाद भी हुआ इनके ऊपर चुनाव से पहले, लेकिन हटाए कौन? हटाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। तो अशोक जी ने नियुक्त तो कर दिया, बाद में गले की फांस बन गई, लेकिन हटाए कैसे? हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है और राष्ट्रपति ने हटाया नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति को हटाना नहीं था, क्योंकि अशोक जी का चुनाव हरवाना था। तो इसने भी बहुत इफेक्ट किया कर्नल केसरी सिंह राठौड़ ने। पहले फौजी थे, कर्नल साहब थे ये, और किसी पुराने वीडियो को लेकर के इनको लेकर के विवाद हो गया था। लिख लिया आपने? तो ये आरपीएससी से संबंधित कुछ फैक्ट्स आपको याद करने हैं। सामान्य देखो क्या क्या बातें याद करनी होती है। पहला आयोग जो है राजस्थान लोक सेवा आयोग,
ये कैसा आयोग है? यह एक संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय। हमने इसको क्यों कहा? क्योंकि इसका संविधान में उल्लेख है। कहाँ उल्लेख है? तो भाग 14 में। और कौन से अनुच्छेद में? 315 से 323 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 22 दिसंबर 1900। कहाँ हुई स्थापना? जयपुर में हुई। लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अजमेर में। किसकी सिफारिश पर इसका मुख्यालय ट्रांसफर किया गया? सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। आरपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद की परामर्श से। त्यागपत्र किसको देते हैं? लेकिन पद से कौन हटाएगा? सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद में कौन हटाएगा? निलंबित कौन कर सकता है? राज्यपाल इसको निलंबित कर सकता है। इनमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? सदस्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है? गठन के समय सदस्यों की संख्या 3 थी, जिसमें एक अध्यक्ष था, 2 अन्य सदस्य थे। वर्तमान में सदस्यों की संख्या 1 + 7 बराबर। यह व्यवस्था कब से है? 2011 से है। और इन सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले। आपको 6-62 याद करना है। ठीक है। और सबसे पहले इसके अध्यक्ष कौन बने? एस.के. घोष बने थे। दूसरे कौन बने? सर्वाधिक कार्यकाल किसका है? डी.एस. तिवारी का। और न्यूनतम कार्यकाल ऐसे सदस्य जो कि अध्यक्ष भी रहे और सचिव भी रहे, वे कौन है? एन.के. बेरवा। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार सोत्री है। और इसके साथ ही अन्य सदस्य। बाकी सदस्य याद नहीं हो तो अध्यक्ष याद कर लेना। अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार। वैसे अध्यक्ष ही पूछते हैं। ये 7 के नाम मेरे को याद आ रहे थे तो मैंने लिख दिए। अभी भी हाँ, एक आयोग और होगा अभी। राजस्थान राज्य, हाँ, है राज्यपाल को। हाँ, राजस्थान लोक सेवा आयोग जो है वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है और राज्यपाल बाद में इसको विधानसभा के पटल पर रखता है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के बाद में पहली बात ये ध्यान रखनी है कि यह संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? यह संवैधानिक निकाय है, यानी इसका उल्लेख संविधान में किया गया है। लेकिन दूसरी बात ध्यान रखनी है कि इसका उल्लेख मूल संविधान में नहीं था। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारत के मूल संविधान में नहीं था। इसका उल्लेख भारत के मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं था, लेकिन वर्तमान में है इसका उल्लेख। तो कब किया गया इसका प्रावधान संविधान में? तो 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन द्वारा 74वें संविधान संशोधन द्वारा 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 पंचायती राज, या भाग 9 में लिखो अनुच्छेद, भाग 9 में अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद? 243 आई, सॉरी के, आई में तो वित्त आयोग है। 243 के पंचायती राज के लिए तथा भाग 9A, और 9A में अनुच्छेद कौन सा? 243 ZA, नगर पालिकाओं के लिए,
73वें तथा 74वें संविधान संशोधन द्वारा ZA में या ZA के तहत संविधान में प्रावधान किया गया। संविधान में प्रावधान किया गया, यानी मूल संविधान में इसका प्रावधान नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया था। और बाद में कब जोड़ा गया? तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब होता है? 1992 में। कब होता है? मैं लिखा चुका हूँ पहले ये संविधान संशोधन। और भाग 9 में तो आर्टिकल है आपके 243 के किसके लिए है? पंचायती राज संस्थाओं के लिए है। जबकि भाग 9A में अनुच्छेद 243 ZA ये किसके लिए है? नगर पालिकाओं के लिए। इसके तहत संविधान में इसका प्रावधान किया गया। मूल संविधान में प्रावधान नहीं था, बाद में इसको संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान में जोड़ा गया था। तो जोड़ने के बाद इसका गठन, गठन से पहले आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एकल सदस्यीय आयोग है। एकल सदस्यीय का मतलब क्या है कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग में एक ही सदस्य है। कितना मेंबर है? एक ही, वही अध्यक्ष और वही सदस्य है। उसको आप बोलते हो राज्य निर्वाचन आयुक्त। क्या बोलेंगे? राज्य निर्वाचन आयुक्त। राज्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है। इसमें एक ही मेंबर होता है, राज्य निर्वाचन आयुक्त। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग कैसा निकाय है? बाकी जितने भी हम निकाय पढ़ेंगे वे सभी निकाय बहुसदस्यीय निकाय है। कैसे निकाय हैं? बहुसदस्यीय, जिसमें एक से अधिक सदस्य हैं। लेकिन राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एकमात्र ऐसा आयोग है जो कि एकल सदस्यीय आयोग है। इसमें एक ही मेंबर है, वो कौन है? राज्य निर्वाचन आयुक्त है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना होती है 1 जुलाई 1994 को इसकी स्थापना हुई। कहाँ पर हुई थी? जयपुर में। कहाँ हुई? इसका मुख्यालय कहाँ है? जयपुर है। हाँ जी, स्थापना कैसे कैसे सवाल है कि राजस्थान, क्या पूछा है? राजस्थान पॉलिटी के सवाल पशु परिचय भर्ती परीक्षा में आएंगे क्या? तो उसका सिलेबस देखिए आप, उसके सिलेबस में लिखा हो राजस्थान पॉलिटी सवाल आएंगे, नहीं लिखा हो तो नहीं आएंगे। क्या लगता है पूरा हो जाएगा ये? हैं? लिख रहे हो क्या बीच भी? कौन कौन लिख रहा है? बहुत सारे लोग लिख रहे हैं ना। हाँ, क्योंकि 3 मिनट है, पूरे करना है। तो ये 2 आयोग और बच गए हैं जो कि कल ही पूरे हो पाएंगे, और कल ही अपन इसके MCQ करेंगे। कुल मिलाकर के कल आपका राजस्थान पॉलिटी का अंतिम दिन होगा। कोई कुछ बोल रहा है क्या? सर की आवाज़ आ रही है केवल।
अब किधर से आवाज़ आ रही है पता नहीं चल रहा है। हैं? चलो बाकी पढ़ेंगे कल अपन।